सहारनपुर के देवबंद में ईडी की छापेमारी ने कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा रखा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम एक ऐसे इत्र कारोबारी की तलाश में जुटी है जिसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद देवबंद के कारोबारियों पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आखिर ईडी की टीम किस कारोबारी की तलाश में है? पश्चिम बंगाल से जुड़े इस कनेक्शन की पूरी कहानी क्या है और क्या मामला सिर्फ कारोबारी लेन देन तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस यानी नेटवर्क जो है वो जांच एजेंसी के रडार पर आ चुका है? छापेमारी के दौरान क्या क्या सुराग मिले और जांच की दिशा अब किस तरफ बढ़ रही है? इन तमाम सवालों के बीच देवबंद में ईडी की कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज अपने इस खास शो यूपी के मुसलमान में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे देवबंद पर अब जांच एजेंसियों का पहरा बैठ चुका है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। देवबंद और विवादों का पुराना नाता। सहारनपुर का देवबंद एक ऐसा नाम जो देश की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बहस में बार बार सुर्खियों में आता है। सवाल उठता है, आखिर देवबंद का नाम कट्टरपंथ और देश विरोधी ताकतों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों दारुल उलूम देवबंद से जारी होने वाले कुछ फतवे विवाद का कारण बन जाते हैं। देवबंद की पहचान 1866 में स्थापित एक बड़े इस्लामी शिक्षण संस्थान और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इतिहास के कारण भी है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ धार्मिक गुट देवबंदी विचारधारा के प्रभाव, कट्टरपंथ से जुड़े मामले और विवादित धार्मिक बयानों ने इस संस्थान को लगातार जांच और राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि दारुल उलूम ने आतंकवाद और निर्दोषों की जान लेने वाले इस्लाम विरोधी भी बताया। विवाद तब ज्यादा गहराया जब किसी धार्मिक सवाल के जवाब को राजनीतिक या सुरक्षा के नजरिए से देखा गया। भारत माता की जय से लेकर गजवाई हिंद जैसे मुद्दों पर उठे विवादों ने बहस को और तेज कर दिया। तो क्या देवबंद सचमुच देश विरोधी ताकतों का अड्डा है या फिर धार्मिक विचारों, राजनीतिक आरोपों और सुरक्षा मामलों को एक ही नजर से देखने की वजह से यह धारणा बनी है? देखिए, देवबंद के नाम से जुड़े कई विवाद हैं। अगर हम उन विवादों की पूरी फाइल खोलने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि अचानक देवबंद में जांच एजेंसियां इतनी एक्टिव क्यों हो गई हैं? क्यों जांच एजेंसियों को लग रहा है कि वहां के कारोबारी, वहां के मौलाना, उनका विदेशों से आने वाले फंड और घुसपैठियों को भारत में बसाने में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और इसके लिए बाकायदा एक स्लीपर सेल डेवलप किया गया है और ये नेटवर्क बड़े लोकल स्तर पर काम कर रहा है, जो अब ईडी और बाकी केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर में आ चुका है। जांच एजेंसियों के टारगेट पर देवबंद। सहारनपुर के देवबंद में ईडी की कार्रवाई ने मौलाना गैंग में फिर हड़कंप मचा रखा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम इत्र कारोबारी की तलाश में यहां पहुंची। जांच एजेंसी ने कई दुकानों पर पहुंचकर कारोबारियों से पूछताछ की और आज तड़के फिर कारोबारियों से पूछताछ की गई। 2 घंटे तक कारोबारियों के यहां पर दबिश दी गई। विदेशी फंडिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़े कनेक्शन खंगाले गए। ईडी का एक्शन एक ऐसे नेटवर्क की जांच से जुड़ा बताया जा रहा है जिसके तार पश्चिम बंगाल तक जुड़े हैं। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह का एक्शन देवबंद में हो रहा है वो एक बड़े एक्शन या बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहा है। इसी वजह से कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ईडी की टीम ने इत्र कारोबारी से जुड़े कुछ लोगों से जो और उनके कारोबारी दोस्त थे, उनके लेन देन, उनके कनेक्शन, उनके वित्तीय गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाई है। कई दुकानों पर पूछताछ किए जाने के बाद कारोबारियों में भी बेचैनी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सा नेटवर्क है जिसकी जांच के सिलसिले में ईडी देवबंद पहुंची है। फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों की जांच अभी जारी है। आज दूसरे दिन भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों की पूछताछ और जुटाए जा रहे दस्तावेजों के आधार पर ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। जांच पूरी होने के बाद ही ये पता चल सकेगा मामला सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय है। और इसी दौरान गुजरात से 5 आतंकवादियों को भी पकड़ा गया है। ये जैश के आतंकी हैं जो अपने ही स्तर पर विस्फोटक बम तक तैयार कर रहे थे, यानी इनका इरादा भारत के अंदर ही देश के कई इलाकों को दहलाने का था।
कई मासूम लोगों की जान लेने का इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन ये लोग एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब इस पूरी ईडी का जो देवबंद में एक्शन हो रहा है उससे गुजरात तक तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल, गुजरात और यूपी का ये त्रिकोणीय कनेक्शन बन गया है, जो एक बार फिर मौलाना गैंग की देश विरोधी ताकतों की तरफ इशारा कर रहा है। ईडी के छापे में सोना, चांदी और करोड़ों की जब्ती। ईडी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में बसाने से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में एक साथ छापेमारी की। ईडी की जांच एजेंसी का दावा है कि ये नेटवर्क विदेशों से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और घुसपैठियों को देश के कई इलाकों में बसाने और उनकी आजीविका की व्यवस्था करने में कर रहा था। जांच एजेंसी को इस नेटवर्क के तार आतंकी फंडिंग से जुड़े होने की भी बात कही जा रही है, जिसकी जांच अब मौलाना मदनी तक पहुंच सकती है। 16 जुलाई को सुबह सुबह ही ईडी की टीमें देवबंद के कारोबारियों पर दबिश के लिए पहुंची। ईडी के मुताबिक छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के कलिकापुर के हरोरा अल जमियत उल इस्लामिया दारुल उलूम से 40 लाख रुपए नगद और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए। पीएमएलए के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी देवबंद के और दिल्ली के जामिया नगर, हरियाणा के बल्लभगढ़, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के साथ ही मुर्शिदाबाद और महाराष्ट्र के रायगढ़ सहित 13 जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी ऐसे गिरोह की जांच कर रही है जो विदेशी फंडिंग पर विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत रजिस्टर कुछ एनजीओ, ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए काम कर रहा था। यानी यहाँ पर फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा किया जा रहा है। ईडी कुछ ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्थाओं और इस्लामिक इंस्टीट्यूट और मदरसों की भी जांच कर रही है। इन मदरसों में विदेशी वित्तीय लेन देन की जांच तेज कर दी गई है। एजेंसी को शक है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनों के जरिए छोटी छोटी किश्तों में बड़ी रकम लेन देन यहाँ पर की गई, यानी छोटी किश्तें दिखाने के लिए था और इनके लिए फर्जी बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल किया गया। कई बैंक खातों और रेंट अकाउंट के इस्तेमाल की जांच की जा रही है। यह एक्शन 2024 में दर्ज उस मामले पर आधारित है जिसे उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS ने दर्ज किया था। FIR में आरोप है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी लोगों को भारत में अवैध रूप से एंट्री दिलाने और उनके आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के लिए देश के कई हिस्सों में उन्हें बसा रहा था और उनके लिए कारोबार यानी दुकानें तक खोली जा रही थी, उनके लिए जमीनें खरीदी जा रही थी। यानी ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। ईडी के मुताबिक जांच सामने आई तो संदिग्धों के भारत में बसाने के लिए 6,000, 8,000 या 10,000 रुपए जैसी छोटी छोटी किश्तों में ये रकम लेता था। और एजेंसी का साफ कहना है कि विदेशी चंदे, बैंक खातों, बिचौलियों और जटिल वित्तीय लेन देन के जरिए पैसे के लेन देन की अब विस्तृत जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसमें करोड़ों की हेराफेरी के साथ कई मुस्लिम संगठनों और कई मुस्लिम NGO तक के नाम सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल ये नाम उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से देवबंद में आज दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी चल रही है और केंद्रीय एजेंसियां इन कारोबारियों से पूछताछ कर रही हैं, उससे साफ हो जाता है कि मामला काफी गंभीर है। लेकिन अभी जिस तरह से ईडी सक्रियता मतलब यहाँ पर कहे कि एक तरह से गोपनीयता बरतने की कोशिश कर रही है, मामलों को ज्यादा उजागर नहीं किया जा रहा है और जितने भी इस्लामिक संगठन हैं या इस्लामिक NGOs हैं उनके सिर्फ अभी संचालकों से पूछताछ जारी है। लेकिन धीरे धीरे ये यूपी के 75 जिलों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी जांच की आंच पहुंच सकती है। यानी इन इलाकों में भी अब दबिश देने की तैयारी है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ गुजरात में ATS 5 आतंकियों को, जैश के 5 आतंकियों को गिरफ्तार करती है और उससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में छापेमारी की जाती है, तो वहीं यूपी के देवबंद में। यानी कनेक्शन बहुत पुराना है और इस कनेक्शन का जो धीरे धीरे जो तार खुल रहे हैं वो बता रहे हैं कि लोकल स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ी मदद की गई है। रकम छोटी है, जैसे कि 6,000, 7,000, 8,000 इस तरह का लेन देन हुआ है, लेकिन ये कौन से अकाउंट्स में आया इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसकी जांच अभी सभी जांच एजेंसियां इसमें जुड़ गई हैं। अभी ATS और ईडी की कार्रवाई की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि खुलकर के भी अधिकारियों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इससे पहले मौलाना मदनी का एक बयान भी सामने आया था, जो हमने आपको अपने कल के शो में भी आपको दिखाया था यूपी के मुसलमान में, कि मौलाना मदनी कैसे युवा जो मुस्लिम समाज के जो तबका पढ़ा लिखा है उसे आगे आने के लिए कह रहे हैं और एक तरह का नेटवर्क डेवलप करने की वो बात कर रहे हैं। यानी
यहाँ पर कुल मिलाकर जो ये मामला है वो और संदेश शक को ज्यादा गहराता है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और इससे पहले 6 अंगुर जैसे मौलाना सामने आए थे। यानी कन्वर्जन से लेकर लैंड जिहाद, थूक जिहाद और जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उससे भी यहाँ पर बदले की भावना जो है वो उसका भी एक कनेक्शन इससे जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ईडी अपनी जांच में क्या खुलासा करती है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर गोपनीयता बढ़ती जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।